नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले एनर्जी कंजर्वेशन। बहुत लोग बोल रहे थे कि फ्रेंड्स मतलब सर वीडियो हिंदी में लाइए, भाई वीडियो हिंदी में लाइए। तो फ्रेंड्स एनर्जी कंजर्वेशन हमने पूरा हिंदी में लाया है और ये वीडियो फिर बाद में अगर हमें इंग्लिश की मिलती है पीडीएफ तो हम इंग्लिश में भी ले आएंगे। और याद रखिए ये पूरा वीडियो मतलब वन वीडियो में सारे क्वेश्चंस रहेगा और सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बचपन से पढ़ते आए कि किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक, दूसरा क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो बी जूल होता है। तीसरा, पवन चक्की द्वारा उत्पन्न की जाती है, पवन चक्की द्वारा उत्पन्न की जाती है काइनेटिक एनर्जी। चौथा, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है तो फ्रेंड्स वो नहीं है थर्मल एनर्जी। थर्मल पावर बहुत पहले से गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। और इसके बाद आता है कि निम्न में से एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है फ्रेंड्स। तो पांचवा का क्वेश्चन आंसर है सी, पवन। और छठवां का क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की अपेक्षा होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये महंगे होते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा की अनुभूति होती है, तो फ्रेंड्स ऊर्जा की अनुभूति होती है कैसे? तो ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, प्रकाश के रूप में, या ये सभी? तो आंसर होगा ये सभी एनर्जी को किसी तरह स्थानांतरित करते हैं, या मतलब या उसको एक, जैसे कि प्रकाश ये क्या करता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है एक तरीके से, या मतलब हमें मिलती है एनर्जी। ऊर्जा के आधारभूत प्रकार है, तो ऊर्जा के आधारभूत प्रकार क्या है फ्रेंड्स? तो आठवां का आंसर है डी, आठवां का आंसर है फ्रेंड्स डी, ये सभी रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ये सभी हैं ऊर्जा के आधारभूत प्रकार। बायोगैस में लगभग कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है? तो फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन बायोगैस में एक्चुअली सबसे ज़्यादा मीथेन गैस होती है 70%, कम से कम मतलब 70% होती है। और कभी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा स्रोत है, तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सी ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त नहीं होगी? डीजल तो समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस तो समाप्त हो जाएगा, तेल भी समाप्त हो जाएगा, तो बचता है पवन। पवन समाप्त नहीं होने वाला है। बायोमास स्रोतों से कुल उत्पादित बिजली की मात्रा आंकी गई, कितनी बिजली की मात्रा आंकी गई है? बायोगैस से, बायोमास से, असल में सॉरी फ्रेंड्स बायोमास लिखा है। तो प्रश्न 11 का आंसर है सी, 19,500 मेगावाट एक्चुअली मापी गई है और ये बहुत बड़ी अंक है। और टरबाइन का उपयोग किस शक्ति संयंत्र में किया जाता है? तो आप यकीन नहीं करेंगे, टरबाइन का उपयोग आप खुद भी जानते होंगे, जल शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जल शक्ति में किया जाता है। आपने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा ऊष्मा गति की, तब आपको पता चला होगा। किस संयंत्र की प्रारंभिक लागत कम होती है? तो 13 का बी आंसर है फ्रेंड्स। 13 का बी आंसर है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र एक्चुअली कम लागत में हो जाती है। तो फ्रेंड्स पहला बेसिक्स ऑफ एनर्जी कंप्लीट हो चुकी है। बेसिक्स ऑफ एनर्जी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि बायोमास में कितनी प्रतिशत मीथेन है, या फिर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे परंपरागत और गैर परंपरागत, मतलब कमर्शियल एक तरीके से और नॉन कमर्शियल भी इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल जो आपने एनर्जी एनवायरमेंटल स्टडीज में पढ़ा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें अगर आप देखी जाए तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपको आती ही होगी, जहाँ तक मान के चलता हूँ मैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये सब ने आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा एक तरीके से। टरबाइन आपने थर्मोडायनेमिक्स में डीप में पढ़ा है, तो ऐसे ही ऐसे। लेकिन अब जो आने वाला है चैप्टर ये है एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। आप जानते हो कि अमेरिका में इतनी बड़ी मतलब वो प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि वहाँ पर हीट वेव आ रहा है। हीट वेव मतलब जैसे कि वो आती है ना आंधी, तो एक तरीके से बहुत आंधी आ जाती है, वैसे ही एक तरीके से हीट वेव आ जाती है कि मतलब इतना तेज हीट होता है ना वहाँ कि आप यकीन नहीं करेंगे, और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। बहुत लोग ठंडा कोशिश कर रहे हैं, बहुत पानी पी रहे हैं, और यही तरीका है। तो ये होता है एनर्जी अगर कंजर्वेशन ना किया जाए, दुरुपयोग किया जाए, और वो भी गलत एनर्जी, जैसे CFCs इस्तेमाल की जाती थी, रेफ्रिजरेंट, ये गलत था। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ओजोन डिप्लीशन इसकी वजह से हुआ,
फिर ग्लोबल वार्मिंग और भी कई चीज़ों की वजह से हुआ, CO2, वो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करने से जो प्रॉब्लम हुआ। तो ये सब एनर्जी ही है, एक तरीके से एनर्जी का स्रोत है जो हमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब कोई हाल नहीं, मतलब अब कोई बात नहीं, अब तो ये चीज़ पता चल चुकी है, तो इसीलिए अब कोशिश किया जा रहा है एनर्जी मतलब हमें बचाने को और साथ में सही तरीके से इस्तेमाल करने को। और हम कोशिश कर रहे हैं अब रिन्यूएबल एनर्जी के पास जा रहे हैं, रिन्यूएबल जो मतलब कभी ख़त्म भी नहीं होंगी और सुरक्षित है, सौर ऊर्जा ये सब। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पढ़ने। तो पेट्रोल, और याद रखना फ्रेंड्स ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में रहेगा, मतलब आप टेंशन मत लीजिए, आपको एक वीडियो में सब मिल जा रहा है, तो इसलिए प्लीज पूरा देखिएगा। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन का गठन कब हुआ? अब फ्रेंड्स इसमें ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि कब गठन हुआ, कैसे, कब आया, ये कब हुआ, कब नहीं हुआ, मतलब ऐसी ऐसी चीजें ही आएंगी, इसलिए डेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम संरक्षण तो फ्रेंड्स कब उपलब्ध हुआ? तो 1 का सी आंसर है फ्रेंड्स, 1977 में उपलब्ध हुआ था, एक्चुअली गठन हुआ, सॉरी। भारत में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में ऊर्जा संरक्षण कब मनाया जाता है? तो मैं बताना चाहूंगा 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन है भारतवर्ष के पास दुनिया के ऊर्जा स्रोतों का कितना प्रतिशत है? तो 3 का ए आंसर है फ्रेंड्स, सिर्फ 1% है अपने पास। और फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करेंगे सबसे ज़्यादा ये पेट्रोल या कोल ये पेट्रोल किसके पास है ज़्यादा करके? तो यूएस जैसे लोग आते हैं और इन्होंने ही 75% प्रदूषण बना के किया है, मतलब 75 प्रदूषण का योगदान इन्हीं का है। केंद्रीय सरकार ने किस सन में 50,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की थी? तो फ्रेंड्स 4 का आंसर है सी, 2003 से 2004 तक शुरू हुआ था। दिल्ली में कचरे द्वारा कितने मेगावाट क्षमता उत्पादन की परियोजना शुरू की गई थी? तो कचरे के द्वारा बनाई गई, एक्चुअली पांचवा का आंसर है फ्रेंड्स बी, 9 मेगावाट की एक्चुअली शुरू की गई थी। और बायोगैस उत्पादन 60 किलोवाट संचयी क्षमता वाली कितनी परियोजनाएं केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में शुरू की गई थी? 60 किलोवाट संचयी क्षमता वाली कितनी परियोजनाएं केरल एवं तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी? तो 6 का आंसर है फ्रेंड्स ए, एक्चुअली 14 परियोजनाएं। और फिर ऊर्जा संरक्षण के लिए अधिनियम की स्थापना की गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, चैप्टर से रिलेटेड है। 7 का ए 2001 में, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आया था। सौर ऊर्जा केंद्र की, और फ्रेंड्स याद रखना 27 सितंबर 2001 ये उस समय अधिनियम आया था। और लागू कब की गई थी? 2002 में लागू की गई थी, किसी मार्च को, शायद 1 मार्च 2002 को लागू की गई थी। तो याद रखिए कि 29 सितंबर को, मतलब 24 या 29 सितंबर को हुई थी और फिर बाद में 1 मार्च को लागू की गई 2002 में। तो जब भी अधिनियम पूछे तो 2001 याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2001 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सौर ऊर्जा केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो सौर ऊर्जा केंद्र की स्थापना फ्रेंड्स 8 का बी आंसर है, सौर ऊर्जा केंद्र की स्थापना 1982 में की गई थी। राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना कब शुरू की गई? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना, बायोगैस का ये रिलेटेड है, तो 9 का ए आंसर है, 1981 से 1982 से बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई थी, उसमें ये भी है। एक्चुअली 1973 में अमेरिका में एक दिक्कत शुरू हुई थी, मतलब कोल के दाम या शायद कुछ हुआ था जिसकी वजह से एनर्जी को और भी बचाने का ध्यान दिया गया। ऊर्जा संरक्षण एक्ट BEE 2000 का प्रधान कौन होता है? तो 10 का आंसर ए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री होता है। अब फ्रेंड्स दोस्तों अब हमने तीसरा चैप्टर की ओर आगे बढ़ने वाले। दूसरा चैप्टर भी पूरा हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के MCQs। और याद रखना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, 2001 में। और ऐसे ही कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों बना, और ऐसी चीज़ें अगर आती है तो आप आराम से हल कर लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन क्यों बचाना चाहिए हमें, एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये सब बहुत आम बात है, क्योंकि ऊर्जा खत्म हो रही है, ये सारी रीज़न है। हमारे पास इंडिया के पास कोल कितना है, मतलब कितने सालों के लिए है? तो 200 सालों के लिए। आप ये तो जानते होंगे तेल कितना साल के लिए। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपसे हो जाएगा, आई होप।
अब हम चलते हैं फ्रेंड्स तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। फ्रेंड्स सेकंड चैप्टर खत्म और थर्ड चैप्टर शुरू। तो वोल्टता के आधार पर वितरण प्रणालियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वितरण प्रणाली जो भी है वो प्रश्न 1 का ए आंसर है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं? तो ट्रांसफार्मर के एक्चुअली में फ्रेंड्स 2 प्रकार होते हैं। विद्युत उपकरण उपकेंद्र पर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग किलोवाट और वोल्ट की क्षमता एक्चुअली देखते हैं जब हम बोलते हैं कि कितने एक्चुअली किस प्रकार का स्थापित किया जाता है। तो 3 का बी आंसर है फ्रेंड्स, 11 किलोवाट 400 वोल्ट का एक्चुअली स्थापित किया जाता है। और चौथा का क्वेश्चन है, एक रेडियम वितरण प्रणाली में सप्लाई के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। एक रेडियल वितरण प्रणाली में सप्लाई के लिए उपयोग नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 4 का ए, उच्च घनत्व भार क्षेत्र। एमसीसीबी का पूर्ण शब्द क्या है? आपने ये सुना ही होगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये सभी लोग ने सुना होगा। तो इसका आंसर होगा एमसी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, जो आप जानते होंगे, देखे भी होंगे। और 6 का क्वेश्चन है, वह फीडर वोल्टेज जिस पर बिजली का वितरण किया जाता है। तो 6वां का आंसर है फ्रेंड्स, जो फीडर वोल्टेज जिस पर बिजली का वितरण किया जाता है उसका आंसर है डी, 11 किलो वोल्ट का एक्चुअली किया जाता है फीडर वोल्टेज। चालक का अधिकांश इकोनॉमिकल क्षेत्र वह होता है जिसके लिए ट्रांसमिशन लाइन का कुल वार्षिक लागत न्यूनतम होती है। ये किस नियम को बताता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, चालक का अधिकांश इकोनॉमिकल क्षेत्र वह होता है जिसके लिए ट्रांसमिशन लाइन की कुल वार्षिक लागत न्यूनतम होती है। 7 का बी आंसर है, केल्विन का नियम। और फ्यूज का सदैव किस वोल्टता के साइड में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए 8वां का आंसर है, उच्च वोल्टता में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। और 8 का ए आंसर है फ्रेंड्स। और 9th का क्या आंसर है, किस पदार्थ का उपयोग निरंतर बस बार वायरिंग के लिए किया जाता है? ये हिंदी एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम देती है फ्रेंड्स। तो 9th का एल्यूमिनियम आंसर है। और फ्रेंड्स याद रखिए, हिंदी जब कर रहे हो ना तो थोड़ा बहुत इंग्लिश देख लेना पेपर में, क्योंकि क्वेश्चंस के स्पेलिंग्स बहुत गलत आ रहे हैं। एक पावर सबस्टेशन प्रणाली में, तो 10 का एक्चुअली डी आंसर है, विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत से प्राप्त किया जाता है। और 11th का क्या आंसर है फ्रेंड्स, टैरिफ निर्धारित करने के लिए घटक है। तो 11th का डी आंसर है, याद रखिए डी। ये सभी विद्युत भार का मात्रा, विद्युत भार का शक्ति गुणांक, विद्युत भार गुणांक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। शक्ति निम्न में से किस पर आधारित है? तो शक्ति याद रखिए फ्रेंड्स, 12th का सी आंसर है, एक्चुअली ए एंड बी दोनों। तो ए एंड बी दोनों आंसर है। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, शक्ति निम्न में से किस पर आधारित है? तो दिष्ट धारा एंड प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत शक्ति। और प्रत्यावर्ती धारा वितरण प्रणाली निम्न में से किस प्रकार को विभाजित की गई है? किस प्रकार विभाजित की गई है? तो 13 का आंसर डी है, एक्चुअली कार्य प्रणाली के आधार पर विभाजित की गई है। और प्रेरण मोटर की क्षतियों और कितने प्रकार की होती है? तो 14 का आंसर है बी फ्रेंड्स, 3 प्रकार की होती है। और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर का, तांबे की अपेक्षा एल्यूमिनियम चालकों की चालकता होती है। तांबे की अपेक्षा एल्यूमिनियम चालकों की चालकता होती है। तो फ्रेंड्स तांबे की अपेक्षा पूछा है, मतलब रिलेटिव पूछा है। तो 15 का ए आंसर है, एक्चुअली 60% एक्चुअली होती है। तो अपेक्षा एल्यूमिनियम चालकों की चालकता 60% होती है तांबे के अपेक्षा। तो फ्रेंड्स ये हमारा खत्म हो गया इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम्स एंड मोटर्स। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम्स एंड मोटर्स भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा चैप्टर चलने वाला है। तब फ्रेंड्स अब चौथा चैप्टर चलने वाला है, एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज। तो इस क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन बहुत मस्त है। और फ्रेंड्स याद रखिए हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसलिए सभी चैप्टर्स को इक्वली ध्यान दीजिए। कि चलिए शुरुआत करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले मोटर है। तो घरेलू डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन सी मोटर उपयोग होती है? तो प्रश्न 1 का आंसर है डी फ्रेंड्स,
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इस्तेमाल होता है घरेलू रेफ्रिजरेटर में। फ्रिज का कितने तापमान पर रखकर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं? तो याद रखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2 का ए आंसर है। 37 फ़ारेनहाइट से लेके 400 फ़ारेनहाइट तक अगर आप रखते हैं तो ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से शीतलन उपकरण में ऊर्जा दक्षता अनुपात कितना होना चाहिए? तो तीसरा का ए आंसर है फ्रेंड्स 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बाहरी तापमान। शीतलन उपकरण में ऊर्जा दक्षता अनुपात कितनी होनी चाहिए? ओके। चौथा का आंसर है किसके द्वारा किसी विशेष स्थान का वातानुकूलित किया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर वातानुकूलित किया जाता है? तो चौथा का आंसर है बी। सबको पता होगा एयर कंडीशन द्वारा ही किया जाता है वातानुकूलित, और रेफ्रिजरेटर द्वारा तो खाना ठंडा किया जाता है। संवातन के द्वारा किया जाता है। तो पांचवा का आंसर है फ्रेंड्स ए। दूषित वायु को बाहर एवं स्वच्छ वायु को अंदर के लिए हम स्वातन का उपयोग करते हैं। स्वातन, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर, आप ये घरेलू चीजों को याद रखिएगा फ्रेंड्स। द्रव पंप साधारणतया कार्य करता है द्रव को। अब फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, बच्चों वाला यार, खुद ही सोचिए। द्रव पंप क्या करता है? वाटर पंप एक्चुअली यही करता है कि वो ना निम्न तल से उच्च तल तक ले जाता है, उठाने का मतलब कार्य करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में प्लीज ना फंसिएगा। और सातवां क्वेश्चन है डी, मतलब सातवां का आंसर डी है, सॉरी। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ऑफ कोर्स यार, रासायनिक विधि का करते हैं, यांत्रिक विधि का करते हैं, संपर्क विधि का भी करते हैं, ये सभी। अब पंप में निम्न में से कौन सी दक्षता नहीं है? अब खुद सोचिए कौन सी दक्षता नहीं है, तो आपको यकीन नहीं होगा। मैनोमेट्री और यांत्रिक दोनों दक्षता नहीं है, मतलब सी, ए एंड बी दोनों नहीं है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, वो भी घर वाली, मतलब एनर्जी एफिशिएंसीज इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज। और ये ज़्यादा करके इसमें घरेलू चीज़ें थी, मतलब जो इलेक्ट्रिकल जैसे कि जो चीज़ें होती हैं वही सब। तो अब फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले चैप्टर पे। तो फ्रेंड्स अब प्रकाश एवं डीजी प्रणाली, मतलब लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम, आपने तो जानते होंगे लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम क्या होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपने थ्योरी पढ़ा होगा। तो चलिए चैप्टर 5 पे हम चलते हैं और इसके कुछ एमसीक्यूज करते हैं। विद्युत ऊर्जा को निम्न में से किसमें परिवर्तित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, विद्युत ऊर्जा को सब में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रकाश ऊर्जा में भी, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में भी, ये विद्युत रासायनिक ऊर्जा में भी। डी, ये सभी आंसर है। सोडियम वेपर लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग। तो 2 का ए आंसर है। सड़कों एवं समुद्री तट पर इसका उपयोग ज्यादा होता है। 40 वॉट का फ्लोरेसेंट ट्यूब कितनी लंबी होती है? तो प्रश्न 3 का आंसर है सी, 120 सेंटीमीटर लंबी होती है ये ट्यूब। और हैलोजन लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए फ्रेंड्स, नाम में ही हैलोजन है। हैलोजन परिवार को तो आप याद ही रखते होंगे, नाइट्रोजन तो हैलोजन परिवार का है नहीं। बी है नियॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो नियॉन, एक्चुअली सॉरी गलत हो गया। हैलोजन में कौन कौन आते हैं फ्रेंड्स, याद करिए ज़रा। तो जो भी आते हैं वो उसमें से नियॉन गैस भी है। और फ्रेंड्स अब चलते हैं हम पांचवा क्वेश्चन है एलईडी लैंप में एक शक्ति कारण है। एलईडी लैंप में एक शक्ति कारण है। तो पांचवा का आंसर है फ्रेंड्स ए, लैगिंग। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, आंसर क्या है एक्चुअली एक बार देखना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स लैगिंग ही आंसर है। ओके, एलईडी लैंप की एक शक्ति कारण है। और सोडियम वेपर लैंप की औसत जीवन अवधि है। तो फ्रेंड्स 6 का आंसर है डी, 6 का डी आंसर है 6000 घंटे। और किसी दीप्ति वस्तु द्वारा प्रति सेकंड छोड़ी गई प्रकाश ऊर्जा क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स 7वां का आंसर है ए, एक्चुअली ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाती है। और फ्रेंड्स कोशिश करिएगा जब भी मैं कोई क्वेश्चन बोलूं तो उस क्वेश्चन को एक बार स्टॉप करके पहले खुद सोचिएगा क्या है, क्योंकि अगर आप गलती करके आंसर बोलते हैं ना तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ज़्यादा दिन तक एक्चुअली। हैलोजन लैंप में फिलामेंट कौन सा लगाया जाता है? तो हैलोजन लैंप में फ्रेंड्स कौन सा फिलामेंट लगाया जाता है? वही जो सब में लगाया जाता है, टंगस्टन फिलामेंट लगाया जाता है। और सोडियम वेपर लैंप की ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? सोडियम वेपर लैंप, फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा सोडियम वेपर लैंप के बारे में। 9th का ए आंसर है सोडियम पाउडर।
एंड प्लस नियॉन गैस। और फ्रेंड्स ल्यूमेन इकाई है, तो ल्यूमेन किसकी इकाई है फ्रेंड्स? तो 10 का याद रखिएगा, बी फ्लक्स की इकाई है। अब फ्रेंड्स आपका ये लाइटिंग एवं डीजी सिस्टम भी कंप्लीट हो गई है, खुशी मनाइए, और 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब 6वां चैप्टर पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज, अब ये चैप्टर 6वां चैप्टर है आपका। 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, खुशी मनाइए फ्रेंड्स, तो बधाई हो आपको। और चलिए 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं, 6वें चैप्टर पे। और बताइएगा कितना क्वेश्चंस आपने कर पाया। अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो अच्छा कर पाए होंगे। और फ्रेंड्स कोशिश करिएगा एक बार सवाल का आंसर सोच लीजिएगा, इसके बाद आप मतलब देखिएगा आंसर क्या है, क्योंकि इससे क्या होता है आपके दिमाग में एक्चुअली न्यूरॉन्स मतलब वो जो है ना वो डॉट टू डॉट मतलब मिलते रहते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी बहुत, मतलब बहुत दिन तक याद रहेंगी। और फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से ऊर्जा की इकाई कौन सी है? तो फ्रेंड्स सबको पता है ऊर्जा की इकाई, खुद ही सोचिए। ये W बराबर एफ टी से क्या होता है? न्यूटन मीटर। जूल भी एक इकाई है। वॉट सेकेंड, तो वॉट सेकेंड का आप अगर खुद सोचिए तो फ्रेंड्स हाँ वॉट सेकेंड भी इकाई है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब यहाँ पर सब कुछ ऊर्जा की इकाई है, ये सभी। तो एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या इकाई दिया है, क्योंकि ज़रूरी होता है। जैसे अगर P बराबर W/T और W बराबर P/T, तो ये भी तो इकाई हुआ एक तरीके से, मतलब P/T मतलब वॉट सेकेंड। अब ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊष्मीय ऊर्जा, सेकंड क्वेश्चन है कि ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक जो थर्मल एनर्जी की बात कर रहा है, तो फ्रेंड्स थर्मल एनर्जी का जूल है, याद रखिए। और वॉट सेकेंड तो कार्य का मतलब शक्ति का है, और न्यूटन मीटर तो कार्य का है एक तरीके से, अगर आप ध्यान से सोचेंगे। और शक्ति का मात्रक क्या है? जैसे कि मैंने बताया शक्ति का मात्रक वॉट है, लेकिन यहाँ पर किलोवाट भी है, तो इसीलिए दोनों ही आंसर है C, A एंड B। क्योंकि किलोवाट और वॉट में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं, बस ये 1000 से गुणा हुआ है। MTOE ऊर्जा की इकाई कितने जूल के बराबर होती है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन का C आंसर है 4.186 इंटू 10⁻16। 4 का C आंसर है। और फ्रेंड्स 5 का विद्युत ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा को 5 का A याद रखिएगा फ्रेंड्स, किलोवाट घंटा व्यक्त किया जाता है, ना कि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर घंटा। किलोवाट है यार, खुद ही सोचिए फ्रेंड्स, ये तो आंसर आपको आता ही होगा। बॉयलर या भाप जनित्र की क्षमता कम से कम कितनी होती है? तो फ्रेंड्स बॉयलर या भाप जनित्र की क्षमता अराउंड कम से कम 10 गैलन होती है। अगर आप उसका डेफिनेशन भी देखेंगे ना तो उसमें आता है कि 10 मतलब डेफिनेशन में भी 10 गैलन आता है। कूलिंग टावर्स में ऊर्जा बचत करने के लिए कितने समय शाफ्ट का लुब्रिकेट करना चाहिए? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 का C, हर तीसरे महीने पे लुब्रिकेट इसे किया जाता है। किस कूलिंग टावर में एल्यूमिनियम ऊपरी सिरे पर लगा होता है? तो कूलिंग टावर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना। तो इसका B आंसर है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है। 9th ओपनिंग कूलिंग टावर किसे कहते हैं? तो ओपनिंग कूलिंग टावर इसे एक्चुअली A को कहते हैं, प्राकृतिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर ओपनिंग कूलिंग टावर को भी माना जाता है। और तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता बढ़ती है, तो तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता किससे बढ़ती है फ्रेंड्स? तो याद रखना C आंसर है, भाप का उच्च दाब प्रयोग करने पर इसकी संयंत्र की दक्षता बढ़ती है। अब फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, 6th चैप्टर भी। अब हमारा क्या बचा है? 7, 8, 9, 10। इस PDF में पूरे 10 चैप्टर्स हैं, और शायद एनर्जी कंजर्वेशन में भी सिर्फ 10 ही चैप्टर्स हैं। तो फ्रेंड्स ECBC जिसे कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के लिए, जहाँ पर 100 किलोवाट मतलब 100 एक्चुअली इस्तेमाल होता है ना, तो वहाँ पर ये सब देखा जाता है। मतलब वहाँ पर के लिए ये इस्तेमाल कहा जाता है कि बिल्डिंग कोड को आपको मतलब वो मानना पड़ेगा। वहाँ पर यहाँ ग्रीन बिल्डिंग आपने सुना होगा, ये सारी चीज़ें ग्रीन एनर्जी और भी ये सब। तो ग्रीनरी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कमर्शियल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप मतलब ज़्यादा जैसे 500 या हम लोग तो ज़्यादा करके 10 या मतलब कुछ इस्तेमाल करते हैं, वहाँ तो 500 तक इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए 10 या हम लोग तो उल्टा 3-4 मतलब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ तो 500 तक जाता है।
तो इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे जगह पर। और वैसे भी सभी को इस्तेमाल करना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, जिससे हमारी एनर्जी कंजर्व रहे, और एनर्जी कंजर्व रहेगी तो हमें फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड कब लागू किया गया था? तो 1 का आंसर है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सी आंसर है 1 का। कब लागू किया गया था? मई 2007 में। और दूसरा का क्वेश्चन है मई 2017 तक कितने प्रदेशों में ईसीबीसी लागू किया गया था? सोचिए, 2007 में शुरू हुआ था, 2017 तक कितने प्रदेशों में लागू किया गया? तो 2 का सी आंसर है 9 प्रदेशों में लागू किया गया। ईसीबीसी का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो याद रखिए, ये ऊर्जा मंत्रालय से, तो ऊर्जा ही मंत्रालय करेगी। और ईसीबीसी के सफल अनुपालन में से वर्ष 2030 तक कितनी इकाइयों की ऊर्जा बचत हो सकती है? तो आप यकीन नहीं करेंगे, 4 का फ्रेंड्स ए आंसर है 4 का, और इसमें 300 यूनिट्स का बचत की जाएगी। ईसीबीसी में वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक कितनी तय किया गया है? तो इसके लिए 100 किलोवाट मतलब किया गया है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100 तक होता है, या 100 से मतलब मिनिमम 100, एक्चुअली याद रखना मिनिमम 100 है। हाँ, इतना कमर्शियल बिल्डिंग्स में होता है, और 500 तक जाता है, तो फ्रेंड्स आपको मतलब ईसीबीसी फॉलो करना पड़ेगा। ईसीबीसी का पूर्ण रूप है, तो 6 का आंसर है फ्रेंड्स ए। ईसीबीसी का पूर्ण रूप है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। आप ध्यान से देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिकल लिखा है, यहाँ इकोनॉमिक लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। 7 का आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो 7 का क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रदेश में ईसीबीसी को लागू नहीं किया गया है? एक्चुअली गुजरात में लागू नहीं किया गया है। और मालिनी क्यों नहीं लागू किया गया है? वैसे भी वो जगह एक्चुअली वही जगह है ना, नहीं सॉरी, गुजरात एक्चुअली हब है। और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता में कौन सा घटक नहीं है? तो याद रखना, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, मतलब 27 मिनट में हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब एमसीक्यूज उसके। आई होप आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और फिर इसके बाद किया होगा, आपको बहुत फायदा हुआ होगा। फ्रेंड्स अब हम आगे वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन पे, अपशिष्ट ऊष्मा की प्राप्ति एवं सह उत्पादन में हम लोग 8वां चैप्टर है फ्रेंड्स, एनर्जी कंजर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये भी शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स याद रखिए, जितना आप ऑफकोर्स अगर टिके होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका बहुत सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हुए होंगे एनर्जी कंजर्वेशन का। इतना एमसीक्यू अगर हो जाता है ना, तो आप बहुत अच्छे नंबर, मतलब 25 तो क्वेश्चंस हो ही जाने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपशिष्ट ऊष्मा की प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो याद रखिए, अपशिष्ट ऊष्मा वेस्ट कहलाता है। वेस्ट कहाँ होता है? कूड़ा कचरा ही तो वेस्ट है। तो इसलिए बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? तो कूड़ा कचरा सबसे सस्ता स्रोत है, क्योंकि सभी लोग कूड़ा कचरा फैलाते हैं। सह उत्पादन के अंतर्गत कौन सी प्रणाली नहीं आती है? तो याद रखिए, इनमें से कोई नहीं आती है सह उत्पादन में। और इसके बाद हम आते हैं चौथे क्वेश्चन में, गैस टरबाइन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो गैस टरबाइन सबसे ज्यादा कहाँ प्रयोग किया जाता है? आप यकीन नहीं करेंगे, हवाई जहाज में उपयोग किया जाता है। हीट रिकवरी यूनिट कितने प्रकार की होती है? तो हीट रिकवरी यूनिट, जो आपको यकीन नहीं होगा, 5 का सी 8 यूनिट, मतलब 8 के इकाई के बराबर होती है। हीट रिकवरी यूनिट कितने प्रकार की होती है? ओके, 8 प्रकार की होती है। कचरे के सीधे दहन से कौन सी गैस ज्यादा उत्पन्न होती है? तो याद रखना CO2, जिसने पूरा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। ए आंसर है। कचरे से ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रिया में ज्यादातर कचरे के सीधे दहन द्वारा कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ए एंड बी, विद्युत ऊर्जा एंड ऊष्मीय ऊर्जा दोनों प्राप्त होता है। लेकिन याद रखना, ये तरीका मुझे नहीं लगता सही है। जिसके पास ड्राई कचरा है ना, वहाँ इस्तेमाल होता है तो समझ में भी आता है। लेकिन जिसके पास वेट कचरा है, जैसे सब्जियाँ ये सब, यहाँ ज़्यादा करके, तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता ये तरीका कोई ठीक है। अमेरिका इस्तेमाल करता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा चिप्स ये सब के पैकेट्स होते हैं, और बर्गर ये सब। वहाँ के लोग खाने के बल पे नहीं जीते हैं एक्चुअली, शायद सब्जी के बल पे नहीं जीते हैं, एक्चुअली यही सब के बल पे जीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, कचड़े ये सब। तो इसलिए कोशिश करिए, बच के रहिए। कचड़े के सीधे दहन से उत्पन्न CO2 गैस से खतरा पैदा होता है। ग्लोबल वार्मिंग का कचड़ा, मतलब सॉरी यार, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पैदा होता है।
किस तकनीक द्वारा कचरे की को उपचारित करके दहनशील गैस और हाइड्रोजन तथा सिंथेटिक ईंधन उत्पन्न किया जाता है? तो याद रखिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऊष्मीय तकनीक द्वारा। तो फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आखिरी के 2 चैप्टर बचे हैं, आई होप आप टिके होंगे। तो फ्रेंड्स ऊर्जा बचाने के लिए किस बल्ब का प्रयोग करना चाहिए? फ्रेंड्स ये जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स 9th चैप्टर है और याद रखना इसमें क्वेश्चन बहुत बेसिक के होते हैं कि कौन सा मतलब टिप्स है ये ना एक्चुअली कि किस तरह आप अपना ऊर्जा बचा सकते हैं घर का। जैसे कि पंखा बंद कर दो अगर कहीं बाहर जा रहे हो, मतलब लाइट बर्बाद मत करो, ऐसे फालतू चीज़ें नहीं, मतलब अच्छी चीज़ें रहेंगी, अच्छी आदतें बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऊर्जा बचाने के लिए किस बल्ब का प्रयोग करना चाहिए? फ्रेंड्स सबको पता है एलईडी बल्ब का प्रयोग करना चाहिए जो ज़्यादा एनर्जी नहीं कंज्यूम करता है। और हैलोजन और टंगस्टन तो बहुत प्रॉब्लम देता है यार, क्योंकि हीट चाहिए ना उसे, तो ज़्यादा एनर्जी जब तक ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा तब तक वो गर्म नहीं होगा, तब तक फिलामेंट बर्न नहीं होगा, मतलब जलेगा नहीं। एयर कंडीशनर को किस तापमान पर रखने पर ऊर्जा की बचत हो सकती है? तो सोचिए फ्रेंड्स, एयर कंडीशनर को किस तापमान पर रखकर ऊर्जा की बचत हो सकती है? मैंने ये आपको बताया भी था शायद 24 से 25 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, सॉरी फ्रेंड्स सेल्सियस रहेगा, फ़ारेनहाइट नहीं। और इसके बाद हम आते हैं वाटर हीटर में ऊर्जा संरक्षण हेतु थर्मोस्टेट का किया जाता है। तो वाटर हीटर में ऊर्जा संरक्षण हेतु थर्मोस्टेट को किया जाता है। तो थर्मोस्टेट आप एक्चुअली अगर पढ़े होंगे तो ध्यान से आपको याद होगा कि 3 का B न्यूनतम किया जाता है। और कंप्यूटर में ऊर्जा संरक्षण कैसे किया जाता है? कंप्यूटर में ऊर्जा संरक्षण कैसे किया जाता है? पहली चीज मॉनिटर ब्राइटनेस कम करके आप ये मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंप्यूटर मॉनिटर को निष्क्रिय मोड पर डालने पर, याद रखना ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। और कूलर टेलीविजन में ऊर्जा संरक्षण कैसे किया जाता है? मैंने बताया था ना फ्रेंड्स, इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। टीवी की आवाज़ कम कर दो, टीवी की स्क्रीन का चमक कम करके, BEE द्वारा टीवी की रेटिंग खरीदो। तो ये सभी आंसर है यार कि 5 स्टार रेटिंग खरीदो, ये सब। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम 10 पे चलेंगे, एनर्जी ऑडिट, सबसे आखिरी चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। फ्रेंड्स ये आखिरी चैप्टर है एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट ऐसे फाइनेंशियल ऑडिट भी होता है जो, और ऐसे जैसे कि मान लीजिए सरकार खरीद रही है ना किसी देश से, क्या खरीद रही थी? राफेल विमान। तो इसमें एनर्जी ये ऑडिट होता है कि फ्रेंड्स कितना इन्होंने खरीदा, क्या ये सही है, क्या इंसेप्शन होता है, मतलब इसको जनरल ऑडिट या ऐसा कुछ कहते हैं। और उन्होंने बताया था कि सब कुछ सही था, कोई घोटाला अब की नहीं हुआ, खास बात है। तो फ्रेंड्स वैसे एनर्जी ऑडिट में भी यहाँ पर एक्चुअली यही होता है कि एनर्जी की ऑडिट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस ऐसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो लघु ऑडिट को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, सामान्य ऑडिट भी कह देते हैं, स्थल ऊर्जा ऑडिट भी कह देते हैं, पूर्ण स्थल ऑडिट भी कहते हैं। तो डी ये सभी। विस्तृत ऊर्जा अंकेक्षण कितने चरणों में किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना ये 3 चरणों में किया जाता है। और तीसरा, मशीन की ऊर्जा स्थानांतरण दक्षता किसे कहा जाता है? मशीन की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता, एक्चुअली तीसरा का आंसर है सी, ए एंड बी दोनों को किया जाता है। उपयोगी ऊर्जा निर्गत और निवेश ऊर्जा निर्गत, तो ये दोनों आंसर है, तो इसके लिए सी, ए एंड बी दोनों ऊर्जा अंकेक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना इसमें पहले ऊर्जा को ना प्रवाह का जांच करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे और विश्लेषण भी करेंगे इसका, तो ये सभी आंसर है। और इसके बाद फ्रेंड्स विस्तृत ऑडिट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक लघु ऑडिट था जिसे हम सामान्य और ऐसे ऑडिट के नाम से जानते हैं। व्यापक ऑडिट को लघु मतलब विस्तृत ऑडिट कहते हैं, जो याद रखना ए आंसर है। ऊर्जा अंकेक्षण के अध्ययन में निम्न में से कौन सी बातें आती है? तो याद रखना ये सभी बातें आती है। ऊर्जा खपत का अंकेक्षण, कार्य क्षेत्र की सामान्य जांच, ऊर्जा का मूल्यांकन एवं विश्लेषण, याद रखना ये सभी आंसर है। और इसमें पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सामान्य ऑडिट, और इसके बाद हम इसे कहते हैं स्थल ऑडिट, ऊर्जा ऑडिट और पूर्ण स्थल ऑडिट, तो ये सभी आंसर है। और फ्रेंड्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन इन 1 वीडियो आज कंप्लीट हो गया। तो एनर्जी कंजर्वेशन कंप्लीट हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज कंप्लीट हो गया। ओके ये हिंदी था, इंग्लिश मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। इसके बाद तीसरा चीज ये कंप्लीट हुआ, कैडम भी कंप्लीट हुआ, आरएसी के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आए। तो 4 चैप्टर आई थिंक हो गए, बस हाइड्रोलिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स 2 बचे हैं। और याद रखना आरएसी का पूरा हो ही गया एक तरीके से, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन मैं देख रहा था कुछ पेपर्स में आए थे।
लेकिन हाँ थोड़े और क्वेश्चंस कर लेना जो आपके बुक में, वो तो पेपर के क्वेश्चंस थे। और आरईसी के बाद हमने जो कैडम का किया उसका तो दोनों किया हमने, पेपर के क्वेश्चंस भी एक कर चुके हैं और दूसरा मैं करवाना चाहता था। और 5 वो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो भी हो चुके हैं। आप देखे होंगे बहुत मिल रहे होंगे एमसीक्यूज, मतलब बहुत रिपीटेशन आई होगी कि ये एमसीक्यू यहाँ भी है यहाँ भी है, जिससे आपका रिवाइज हो जाता होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने में टाइम लगता है तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करिए।